स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग क्लास 10th में एपी पढ़ के आ रहे थे और एपी हमारा जितना आसान हुआ उससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस पे बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थ्योरी अगर आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ईजी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे एपी के लिए क्या एक फिक्स था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किसे कहते थे कि अगर सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो अगर कांस्टेंट बचेगा और वही कांस्टेंट हर टर्म के लिए अगर आप जस्ट पीछे वाला टर्म घटाते हैं और वो बचता है सेम चीज़, तो उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जस्ट बाद वाला टर्म जो है उससे जस्ट पहले वाला टर्म को डिवाइड करना होगा और देखना होगा कि क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना, और 4 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, फिर 16 ले लेते हैं, फिर 32 ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो एक बात ज़रा सोचिए कि आप 4/2 करिएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। क्या यही वाला 2 नंबर जो है वो 8/4 करने से भी आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। क्या यही नंबर जो है 16/8 करने से आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, पहचान उसकी क्या होती है कि बाद वाला नंबर में पहले वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद अगर कांस्टेंट नंबर आ जाए प्रत्येक के लिए तो वो जीपी कहलाता है। एक तो ये डेफिनीशन हो गया। दूसरा डेफिनीशन हो गया कि अगर कोई नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने 2 ही लिया है मान के चलो, तो इसमें एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आगे बढ़ोगे। एपी में क्या था कि कोई चीज़ फिक्स जोड़ने से आगे बढ़ रहे थे, है ना, जोड़ने से बढ़ रहे थे या घटाने से बढ़ रहे थे। इसमें क्या होगा कि कोई फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे। जैसे हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया था, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए 16 आया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किए 32 आया। तो इस तरह से भी हम इस जीपी को समझ सकते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा एक एपी का पहला टर्म 2 है, हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 होगा, है ना। 2 से हम डिवाइड करेंगे 1/2 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1/4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1/8 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1/16 होगा एंड सो ऑन। तो ये भी एक जीपी है। दोनों तरीका से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जीपी है कि नहीं। एक तो है कि तुम 2 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से कह सकते हो, है ना। सॉरी, हमने शुरू में क्या किया था, एक मिसिंग टर्म है आपका, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फिर सबसे पहले आप क्या मान लो, नहीं ठीक तो है, अगर 2 हुआ और उसके बाद 2/2 होगा तो 1 होगा ना। समझ रहे बात को। पहला टर्म हम मान लो क्या मान लिए, 2 मान लिए, अब फिर हम इस 2 में क्या कर दिए कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये 1 बन जाएगा। अब सही है ना। अब देखो तो इसमें से इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसमें से इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 1/2/1 यही आएगा। इससे इसको डिवाइड करो 1/4/1/2, तो आपका फाइनली 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो ये कट के फिर से 1/2 आएगा। तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो ये जीपी का पहचान है। क्या कोई दिक्कत है जीपी को पहचानने में? नहीं ना। एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन जान लो, काम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते समय ये सब चीज़ यूज होती है। अगर जीपी के टर्म में मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, अगर जीपी के टर्म में मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 1 से अधिक होगा तो जीपी का जो टर्म है आगे इंक्रीजिंग होगा। जैसे कि यही जीपी था मान के चलो, इसमें हम कॉमन रेशियो निकालें, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ये 4/2 आता है ना, इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये जो कॉमन रेशियो आर का वैल्यू है हमारा 1 से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन वही अगर मान लो हमारे पास ये है, ये है,
तो अगर ये जीपी है तो इसमें देखो कॉमन रेशियो निकाल के, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म डिवाइड करते हैं। तो अगर ये कॉमन रेशियो 1 से कम होगा तो वो जो जीपी होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। ये चीज़ काम आएगा हमको जब हम लोग समेशन ऑफ जीपी पढ़ेंगे ना, तब आएगा। तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जीपी इंक्रीज कब करता है, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से अधिक होगा। और कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तब क्या होगा जी, जैसे कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो क्या होगा, समझ गए क्या होगा, 2/2 1 आएगा, फिर 2/2 1 आएगा। यानी कि अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2 में हम 1 का गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में हम 1 का गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का गुना करेंगे 2 आएगा। तो जरा बताओ कि ये एपी और जीपी दोनों है कि नहीं है, बोलो, है ना? तो एपी और जीपी दोनों सेम कब होता है, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर ऑल टर्म्स सेम होगा तो वो जीपी में भी होगा और वो एपी में भी होगा। प्रत्येक टर्म्स अगर सेम हो जाए तो वो एपी भी है और वो जीपी भी है। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जिस तरह से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म निकाले थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से जनरल टर्म आपके जीपी में भी होता है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस बी आर। हम मान लिए कि एक जीपी है जिसका हमारा पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। तो अगर इससे आपको अगर जीपी लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, सबसे पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो अगर हमको पता चल गया तो उसी का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ए आर है ना, a में हम r का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ए आर में हम r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर में हम r का मल्टीप्लाई कर देंगे ए आर क्यूब, फिर इसमें फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर पावर 4। इसी तरह से आपको आगे बढ़ जाना है। तो ज़रा याद करो, इसका जनरल टर्म अगर निकालना है तो जनरल टर्म का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि n का वैल्यू अगर हम जहाँ का डालें वहाँ का वैल्यू आ जाए, n का वैल्यू हम जहाँ का डालें वहाँ का वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, पहला जगह पे है कॉमा के पहले, फिर ये दूसरे प्लेस पे लिखा हुआ है सेकेंड टर्म बोलोगे, इसे तुम थर्ड टर्म बोलोगे, इसे तुम फोर्थ टर्म बोलोगे, इसे तुम फिफ्थ टर्म बोलोगे, इसे तुम यहाँ पे पावर 4 होगा, सॉरी 5 होगा, ये आपका सिक्स्थ टर्म होगा। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म। जरा ऑब्जर्व करके देखो, क्या सब में ए है, सब में ए है? तो हमारे जनरल टर्म में भी तो ए होगा ही। अब सब में आर भी है, सब में आर भी है। हाँ, वैरी कौन कर रहा है, तो आर का पावर, आर का पावर वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे आर का पावर 1 है, यहाँ का आर का पावर 2 है, यहाँ आर का पावर 3 है, यहाँ आर का पावर 4 है, यहाँ आर का पावर 5 है। कहोगे सर यहाँ आर का पावर कहाँ है, तो हम कहेंगे यहाँ आर का पावर 0 है, क्योंकि आर का पावर 0 1 हो जाएगा ना। तो a इंटू 1 कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। तो ज़रा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आर का पावर क्या होना चाहिए अगर हम Tn लिखे हैं तब, बोलो। अगर चौथे टर्म पे हो तो तुम आर का पावर 3 लिखे हो, पांचवें टर्म पे हो तो आर का पावर तुम 4 लिखे हो, नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। छठवें टर्म पे हो तो आर का पावर 5 लिखे हो। तो निश्चित रूप से आर का पावर क्या होगा, n-1 होगा। ये चीज आर का पावर n-1 होगा। तो ये आपका जीपी का जनरल टर्म है। जबकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता था, जनरल टर्म वो क्या होता था, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता था, जहाँ d कॉमन डिफरेंस होता था। और यहाँ पे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है जी, T2 डिवाइडेड बाई T1 से, या T कह सकते हो Tn डिवाइडेड बाई Tn-1 से।
कोई भी टर्म पकड़िए, टी एन का मतलब होता है कि कोई भी आप जनरल टर्म पकड़िए, और टी एन माइनस वन का मतलब होता है उसके जस्ट पहले वाला टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो। जनरली हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। तो याद रखिएगा कि अगर हमको 10वां टर्म लिखना होगा, T10 लिखना होगा, तो हम ए आर का पावर क्या लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। क्योंकि 4 पे हैं तो हम ए आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ए आर 0 से हुआ है, ए आर 0 से शुरुआत हुआ है, समझ रहे हो? तो ए आर 0 को ही हम T1 बोल रहे हैं, ए आर 1 को हम 2 बोल रहे हैं। तो इसीलिए इसमें भी तो हम यही करते थे, यहाँ पे अगर 10 होता था तो यहाँ पे 9D ही लिखाता था, ठीक है ना। तो अब आइए इस पे क्वेश्चंस थोड़ा सा कर लेते हैं, एक आध दो ठो। अरे ये जनरल टर्म है, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन। तो जी से जनरल और टी से टर्म, घबराओ मत। एक और बात जान लो कि किसी जीपी में अगर डॉट 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 लिख के छोड़ दे तो क्या ये रुकने वाला है कि आगे बढ़ते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे ना। तो उसका मतलब हो गया कि वो इनफाइनाइट जीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट जीपी। और कहीं हम यहाँ पे मान लो आके यहीं पे कहीं पे कोई चीज़ लिख दे, है ना, यहाँ पे हम जैसे लिख दे ए आर का पावर एन माइनस वन, तो एक्चुअली ये टी एन टर्म है, तो nth पोजीशन पे उन्होंने रोक दिया। nth पोजीशन डॉट 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 के बाद अगर कहीं भी जाके लास्ट में अगर कुछ भी लिख दिया गया तो वो फाइनाइट जीपी कहलाता है, और अगर डॉट 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 करके छोड़ दिया जाएगा तो वो इनफाइनाइट जीपी कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी का समेशन क्या होता है, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन क्या होता है वो। चलिए तो अगला हेडिंग डालिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी, सॉरी ऑफ जीपी। देखो जीपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स है ना, उस पर केवल सीक्वेंस एंड सीरीज के ही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स तुमको मिलेंगे 11th एंड 12th में, जो कैलकुलस में भी इन्फेक्ट होंगे, जहाँ पे इससे क्वेश्चंस आते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी से। तो इसीलिए ये टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ना मत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बनेंगे, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ये क्या है, लिखा गया है कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। इसमें जो आर होता है, जो डिवाइड करने के बाद मिलता है, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को डिवाइड करने के बाद, उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। तो बोला है कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो एस एन का मतलब क्या होगा, आपको सारे टर्म्स को पकड़ के क्या करना होगा, जोड़ना होगा क्या। तो अगर सारे टर्म को पकड़ के जोड़ना होगा तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, ए आर का पावर एन माइनस वन लिखोगे ना। इसका जोड़ आपको पता करना है, जोड़ का फार्मूला लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन को प्रूफ किए थे, उसी तरह से इसमें प्रूफ करने का क्या रूल होगा। इसमें प्रूफ करने का ये रूल है कि आप जो क्या करो कि इसी इक्वेशन में आर से गुना कर दो, इसी इक्वेशन में आर से गुना कर दो, इसमें से घटा लो। तो अगर हम इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये तरीका है बेसिकली। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ किया जाता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, तो अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर एस एन हो जाएगा। और ज़रा बताओ क्या क्या इसके प्रत्येक टर्म में आर से मल्टीप्लाई होगा। जब आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों तरफ में आपका ये पूरा टर्म में आर से मल्टीप्लाई होगा। आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म शिफ्ट करके घटा दिया जाता है। हमारी बात को सुनना ध्यान से, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म शिफ्ट करके घटा दिया जाता है। तो आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आर होगा, बोलो। तो ए आर को हम इसके सिधाई पे नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट कर देंगे। इसमें जब हम आर से गुना करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, इसको एक टर्म और शिफ्ट कर देंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बताओ, ए आर क्यों बनेगा। तो जरा बताओ कि एक एक टर्म शिफ्ट करने से क्या फायदा हो रहा है हमें। ऊपर नीचे वाली बात
सेम हो जा रही है, तो घटाते समय फ़ायदा हो जाएगा कि गायब हो जाएंगे सारे? बोलो, होंगे गायब? बोलो। अब जरा बताओ कि प्रत्येक टर्म में जब तुम r से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी तो r से मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब इसमें r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? r का पावर n-1 है और तुम r से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a r का पावर n होगा। बोलो, a r n-1 है, इंटू r का पावर 1 होगा, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो n-1 अब +1। देख लो, a r n-1 है, इंटू में r कर रहे हैं तो ए आर का पावर ये जुटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? n-1 + 1, तो ये कट जाएगा ए आर का पावर n। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब प्रत्येक टर्म को एक एक ठो शिफ्ट कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये वाला एक टर्म जब शिफ्ट होगा तो ये वाला लास्ट वाला टर्म भी तो यहाँ आएगा। इसके पहले वाला टर्म जो होगा ए आर का पावर n-2 वो यहाँ पे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही बात समझना था केवल। अब जरा बताओ कि जब इसको घटाओगे तो ये घट के 0 होगा कि Sn माइनस आर Sn होगा? ऐसे होगा ना, क्योंकि r कॉमन है, इसमें r दिक्कत कर रहा है, तो जब घटाएंगे तो Sn माइनस आर Sn होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इसको घटाएंगे तो ये सारा साइन माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला बचेगा टर्म, ये वाला तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ वाला इससे कट जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे जो लिखा होगा उससे कट जाएगा। इसको काटने के लिए यहाँ पे अवतरित नहीं है, तो वो माइनस में टर्म जो है वो बच जाएगा, -a इंटू आर का पावर n। क्या ये बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ तक पहले प्रिंट करिए, इसके बाद वाला प्रोसीजर हम आगे करेंगे। जल्दी से प्रिंट करिए पॉज करके, ठीक है? हो गया? चलिए, तो इसके बाद वाला स्टेप आप देखिए। यहाँ पे बताइए कि क्या हम लोग Sn कॉमन ले सकते हैं? 1 - r बचेगा और बराबर के उधर a कॉमन लिया जा सकता है, 1 - r का पावर n। तो Sn का वैल्यू कितना आ गया? a इंटू 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। समझ में आया बात? ये आप फार्मूला नंबर 1 करके याद रखिएगा, ठीक है ना? एक और बात बताइए, क्या हम लोग ऊपर नीचे -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी -1 से इधर भी -1 से, तो क्या ये पलट जाएगा? मैंने मैथमेटिक्स का नियम से अगर हम दोनों में ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पलट नहीं जाएगा। तो ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 माने इसी Sn का जो फार्मूला है वो फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म 2 है। क्या ये याद रहेगा आपको? यस सर। अब जरा एक बात हमें बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक गलती हम किए हुए हैं और वो गलती क्या है जरा आप हमें बताओ। क्या यहाँ पे r बराबर 1 होगा? r बराबर 1 हो सकता है? हाँ? तो अगर एक बच्चा कहेगा कि सर कॉमन रेशियो r क्या होता है? एक्चुअली कॉमन रेशियो होता है n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पे n-1 नहीं है, याद रहे। जब जनरल टर्म निकालते हैं तो आपका n-1 होता है, लेकिन जब हम समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ n जीपी निकालते हैं तो वो r का पावर जो जितना टर्म है वही पड़ता है। r का पावर में से जो r का पावर करने के बाद 1 घटाया जाता है और नीचे डायरेक्ट r-1 किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये से बेसिकली समझा रहे थे कि कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो भाई r का वैल्यू अगर 1 होगा तब क्या होगा? ज़रा सोच के देखो, r का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा? तुम्हारा हमारी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बोले कि जीपी में a है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, डॉट 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 है। अगर r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा बताओ तो? a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, सब a हो जाएगा। बोलो,
बोलो। यस सर। तो जब सब ए हो जाएगा तो हमको मालूम है ना कि सबको जोड़ने में हमारा क्या होगा, एन ए वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ए कै बार होगा। अगर हम nth टर्म को जोड़ना चाहते हैं n टर्म्स ऑफ एन जीपी, तो ये ए अगर 10 बार होगा तो 10 इंटू ए लिखेंगे, 20 बार होगा तो 20 इंटू ए लिखेंगे, तो n बार होगा तो n इंटू ए लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। तो ये बात बिल्कुल मत कहना कि समेशन पॉसिबल नहीं है जब r का वैल्यू 1 होगा तब। समझ रहे बात को? जब r का वैल्यू 1 होगा तो उस समय का समेशन है हमारा n इंटू ए। जब r नॉट इक्वल टू 1 होगा तब समेशन है ये। तो जब ये समेशन को प्रूफ कर रहे थे ना, सुनना हमारी बात को ध्यान से, तो हम क्या कर रहे थे एक्चुअली बताओ। यहाँ पे याद होगा तुमको कि हम एस बराबर लिख के एक काम किए थे और आर का गुना करके एस किए थे और एक टर्म शिफ्ट किए थे। तो जब आर का वैल्यू 1 होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या घटाएंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। आर का वैल्यू अगर 1 है तो ये आर का वैल्यू 1 लेने योग्य नहीं है ना। आर का वैल्यू अगर 1 होगा तो आप सेम में से सेम घटा रहे हो तो 0 बराबर 0 आएगा। आर का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ये भी वही समेशन, ये भी वही समेशन, तो पूरा चीज़ में से पूरा चीज़ घटाओगे तो घट के 0 हो जाएगा। हाँ, तो जब आर का वैल्यू 1 होगा तो इस तरह से करना ही संभव नहीं है, इस तरह से एडिशन लाना संभव नहीं है, इस तरह से हम दोनों को जोड़ के नहीं ला सकते। हाँ, आर का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तब ये फार्मूला काम करेगा। तो याद रख लेना, यहाँ पे इसी में लिख लेना फार्मूला में ही, यहाँ पे बगल में नीचे कि एस एन बराबर n इंटू ए होगा व्हेन r बराबर 1। जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 हो जाए तब हमारा उसका समेशन एन ए हो जाएगा जो वहाँ लिखा गया है। तो इस फार्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर ऊपर 1 माइनस आर का पावर n है तो नीचे भी 1 में से ही घटा है, और अगर ऊपर में आपका r का पावर पहले है और फिर -1 है तो नीचे भी r माइनस 1 है ना। 1 माइनस आर का पावर n है तो 1 माइनस आर है, r का पावर n माइनस 1 है तो r माइनस 1 है, और a आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं a बराबर फर्स्ट टर्म और r बराबर कॉमन रेशियो, और n क्या होता है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स, और Sn क्या होता है जी, सम ऑफ n टर्म्स। लिख लेना अच्छे से, सम ऑफ n टर्म्स। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको भी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक एक्चुअली ये क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम है ना, बस इन्होंने बोला कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इन्होंने नहीं बोला कि जीपी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना होगा कि ये जीपी है कि नहीं। तो अब जरा देखो, यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो सेम होगा, जैसे हम क्या करेंगे, -1/2 और डिवाइडेड बाई 1/4 करके देखेंगे, और इधर डिवाइड करके देखेंगे 1 में, किस चीज़ से, 1/1 लिख सकते हैं, और -1/2 से। क्या ये दोनों सेम आएगा? ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो जब 4 ऊपर जाएगा तो इधर से -2 आएगा, और इधर देखो ये पूरा -2 ऊपर चला जाएगा, सेम तो आ रहा है। यहाँ भी देखो आप, -2/1 -2 आएगा, फिर 4/-2, क्या सारे जगह -2 आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जीपी है। और जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, अगर हम पूछना चाहें आपसे कि कॉमन रेशियो क्या है बताओ, तो अभी अभी तुम निकाले हो, -2 है, कॉमन रेशियो आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4 है, पहला जो दिखाई दे रहा वही ना फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अब 10th टर्म बोल रहा है तो T10 पूछ रहा है। अब T10 का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, AR का पावर 9, एक कम लिखते हैं, तो A का वैल्यू हमारा कितना है, 1/4 है, और R का वैल्यू कितना है आपका, -2 है, और -2 का पावर 9। तो अब जरा बताओ फाइनली क्या ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। और साथ ही साथ माइनस तो बाहर आएगा, यहाँ पे 2 का पावर 9 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 7 होगा ना।
तो -128 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 2 इससे कटेगा ना। समझ में आई बात? अब ज़रा बताओ आप, इसका तो हम मान लो 10th टर्म निकल गया, जनरल टर्म की बात कर रहा है। तो जनरल टर्म की अगर बात कर रहा है तो वो Tn जानना चाहता है ना कि Tn क्या होगा। तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर का पावर n-1। तो a हमारा कितना है, 1/4 है, और r का वैल्यू तुम्हारा -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का पावर n-1। अब ज़रा आप हमें बताओ, इस -1 को इस पे अगर हम लोग बदलना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, बताओ आप। -1/2 और -2 का पावर n और डिवाइडेड बाई -2 का पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर घट जाएगा जी, बोलो, आ रही है बात समझ में? बेस सेम है तो पावर फिर से घट जाएगा, सही तो है। तो ये माइनस जो है एक्चुअली बाहर आ जाएगा, तो ये -1/8 और -2 का पावर n। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप आंसर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। प्रिंट कर लीजिए इसे। देखो आंसर में जो है ना, एक्चुअली इस जीपी में क्या होता है कि आंसर मिलाने के पीछे ज़्यादा भागना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक्सपोनेंट्स वगैरह आने चाहिए। इन्होंने किया है कि जितने भी 2 हैं ना, 2 उसको एक साथ कर दिया है। तो 2 को अगर एक साथ अगर सबको करना है तो आप इसको आंसर लिखने के बजाय आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो। जैसे 1/4 लिखा है उसको आप लिख दो 1/2 का पावर 2, और यहाँ पे जो माइनस है, माइनस पावर, क्या हम लोग इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, मैंने माइनस को बाहर लिख सकते हैं n-1 और फिर 2 का पावर n-1, बोलो लिख सकते हैं ना। कभी भी -2 का पावर अगर n-1 हो, ऐसे समझो -2x है और इसका पावर 3 है, तो क्या तुम ऐसे नहीं करते हो, -2 का भी पावर तुम 3 देते हो और x का भी पावर 3 देते हो, करते हो नहीं करते हो? सेम वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर माइनस है तो हम कह सकते हैं ना कि -1 का इंटू है यहाँ पे, तो -1 का भी पावर जाएगा n-1 पे। जैसे ये 3 -2 पे भी गया है, x पे भी गया है, उसी तरह से ये जो n-1 है वो -1 पे भी जाएगा और 2 पे भी जाएगा, तो 2 का पावर n-1 होगा। अब जो है 2 के पावर को एक साथ कर लो, यानी कि आप -1 का पावर लिखोगे n-1 और यहाँ पे 2 का पावर हो जाएगा तुम्हारा n-1, और नीचे है एक्चुअली यहाँ पे 2 का पावर 2, तो ये -2 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -1 का पावर n-1 और 2 का पावर n-3। समझ में आई बात? प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो समेशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये समेशन और जनरल टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा एक वीडियो में हमारा हो जाए। वैसे और भी क्वेश्चन जनरल टर्म पे और मतलब समेशन ऑफ जीपी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म। 8 टर्म मैंने इसमें क्या करना है, आपको 3 + 6 + जो 12 करना है वो पूरा करते नहीं जाना है, आपको सिंपली 8 टर्म तक जोड़ना है, यानी कि S8 निकालना है। तो ऐसे जोड़ना मुश्किल है ना, 6 3 9 12 9 ऐसे करके। वैसे हम 8 गो टर्म है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 20 गो टर्म हो जाए, 50 गो टर्म हो जाए, 100 गो टर्म हो जाए, बोले कि 100 गो टर्म को जोड़ो, तो दिक्कत हो सकती है। तब हमको समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आना चाहिए, वो भी जीपी का, क्योंकि ये जीपी है। आप देखो ध्यान से, पहले इसमें जीपी दिया, अच्छा जीपी दे दिया है। अगर जीपी नहीं भी दिया होता तो हम पता कर लेते कि 3 में 2 से गुना करेंगे 6 मिल जाएगा, 6 में वही 2 से गुना करेंगे 12, वही 2 से 24, तो जीपी है। और इस जीपी का अगर हम तुमसे पूछें कि फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, कॉमन रेशियो कितना है, 6 है। अब एसएन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एसएन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो अगर आपको S8 निकालना है तो ये तो बात पक्की हो गई कि n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। a का वैल्यू आपका 3 है, रख दो। r का वैल्यू तुम्हारा 6 है, और 6 का वैल्यू 8 है, -1 और डिवाइडेड बाई r-1, तो 6 - 1
कॉमन रेशियो क्या होगा, सॉरी कॉमन रेशियो 2 होगा, गलती हो गया हमसे। क्यों होगा, क्योंकि 6/3 होगा ना, 6/3 होगा ना, तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। तो 2 का पावर 8 - 1 बटे 2 - 1, तो इस 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। और ये 2 का पावर 8 - 1, ये भी आंसर लिख सकते हो। नहीं तो आंसर आप देख लो कि आंसर क्या दिया हुआ है। ये हो जाएगा शायद 128 गुना 256, और 256 में घटाओगे 255 गुना 3, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर देख लेना कि क्या दिया हुआ है ना, सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है शायद। तो 255 गुना 3 का वैल्यू 765 आ जाएगा, 765 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप तो समझ ही जाओगे, मान के चलो। हाँ, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा है तो कर लो, नहीं तो वहाँ भी छोड़ दोगे, आपको मिल जाएगा मार्क्स, है ना। अगर नॉर्मली अगर कर सकते हो, जैसे 8 तक कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, 15 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो तुमको कर दे 1000, तो कोई नहीं कर सकता है, समझ रहे बात को। 2 का पावर अगर 1000 हो जाए तो कौन गुना करने वाला है, तो जनरली उसको नहीं करेंगे। तो जो कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का जो हमारा पेपर आएगा उसमें हम देख के कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी, और साथ ही साथ जीपी में जब इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा तो उसका समेशन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। जब इनफाइनाइट टर्म्स होता है जीपी में तो समेशन का फार्मूला बदल जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही।